देखिए फ्रेंड्स, यूपीटीईटी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीटीईटी के लिए आज के वीडियो में हम लोग हिंदी के प्रश्नों को करेंगे डिस्कस। हिंदी के कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। खासतौर से यूपीटीईटी की परीक्षा में तो ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं तो कितने प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे, तो पूरा सेट लगाकर आप ये तय करिए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी शेष रह गई है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। और लेक्चर की पीडीएफ के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो लगातार आप प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। वैदेही वनवास ये किसकी रचना है दोस्तों? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक। और अगर प्रश्न आ गया तो इसका उत्तर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास, यानी कि इसका जो विकल्प ए है ये करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि पुल्लिंग है। तो विकल्प देखिए, पहिया, लिखावट, पखावज या फिर मझधार। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो जो शब्द होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के, उनको पहचानना सीखिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न यूपीटीटी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, मृत्युंजय में कौन सा समास है? मृत्युंजय, मृत्युंजय का मतलब क्या होता है? मतलब जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो, अर्थात शिव। तो अगर इस प्रकार से कोई एक तीसरा अर्थ निकलता है तब वहाँ पर कौन सा समास होता है? जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर होता है बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो देखिए, अलंकार का संधि विच्छेद क्या होगा? इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे, अलम धन कार। तो यहाँ पर जो सही है वो अलम होगा, यानी कि यहाँ पर जो विकल्प डी है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिनका उच्चारण दोस्तों ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे कहते हैं दंत्य। ठीक है, दंत्य। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और दंत में त वर्ग आता है, त थ द ध। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, दंत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? यानी कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय आपको ऊष्मा, गर्मी से प्रतीत होती है। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प हैं, श ख श, अ ब स, च छ ज या फिर य र ल। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, श ख श। यूपीटीटी में इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रित का विलोम क्या है? अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि रित का अर्थ क्या होता है। रित मतलब सत्य, सही या सुव्यवस्थित। और इसका विलोम क्या होगा? मतलब असत्य, गलत या अव्यवस्थित। तो रित का विलोम क्या होगा? अनरित होगा, यानी कि विकल्प ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, रित का मतलब ठीक से जुड़ा हुआ, सत्य, सही या सुव्यवस्थित होता है, ये याद रखिएगा। कई बार इसका उत्तर मतलब इसका जो अर्थ है वही लोग समझ नहीं पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। संकल्प शब्द में उपसर्ग क्या होगा? संकल्प जो शब्द है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका अगर संधि विच्छेद आप करेंगे तो ये होगा सम धन कल्प। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? सम, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण की विधि नहीं है, इसमें से कौन सी विधि ऐसी है जो कि भाषा शिक्षण से संबंधित नहीं है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डैक्रॉली या फिर अभिक्रमित अनुदेशन। सही जवाब ऑप्शन डी है, यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन। देखिए फ्रेंड्स, अभिक्रमित अनुदेशन ये अधिगम से संबंधित है, भाषा शिक्षण विधि नहीं होती है ये अभिक्रमित अनुदेशन। आगे बढ़ते हैं। आनंद कादम्बरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? आनंद कादम्बरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मिर्ज़ापुर से। अच्छा, इसके जो संपादक हैं उनका नाम क्या है? इनका नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनको प्रेमघन के नाम से भी जाना जाता है। पूरा नाम है इनका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
हंस नामक पत्रिका जो कि 1930 में बनारस से निकलती थी, इसके संपादक कौन रहे थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो हैं ये आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक हैं जो कि मिर्ज़ापुर से निकलती है। अखिलेश, ये भी गलत हो जाएगा, अखिलेश भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो तद्भव पत्रिका आती है उसके संपादक हैं ये। अज्ञेय के बारे में भी ये गलत है और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। निरामिष किसे कहते हैं? ये बताइए कि निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रिचर या फिर मृत्यु का इच्छुक। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मांस रहित भोजन को कहते हैं निरामिष। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उर्वशी के लिए राष्ट्रकवि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? उर्वशी के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो राष्ट्रकवि दिनकर को कब मिला था? सही जवाब इसका हो जाएगा सन 1972 में। सर ठीक है, 1972 में। तो देखिए फ्रेंड्स, 1965 में जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था? अगर प्रश्न आ गया कि जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था कब दिया गया, तो 1965 में दिया गया था। किस भाषा की रचना थी वो? तो याद रखिएगा मलयालम भाषा की रचना थी, मलयालम। और रचना का नाम क्या था? ओरकुशल, ओरकुशल नाम था। ठीक है, और इसको जीता किसने था? जी शंकर कुरूप इसके विजेता थे। यानी कि जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो 1965 में किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ये एक मलयाली कवि थे। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें, जो अगला क्वेश्चन है वो काफ़ी कुछ आपके लिए लेकर आया है, मतलब कई सारे नॉलेज इसमें मिलेंगे आपको। हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को दिया गया? देखिए मैंने आपको बताया कि 1965 में जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो जी शंकर कुरूप को मिला था, मलयालम कवि थे। ओरकुशल उनकी जो कविता थी उसके लिए दिया गया था। लेकिन हिंदी भाषा के बारे में बात करें तो हिंदी भाषा का जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन डी इसका होगा। कब मिला था? 1968 में मिला था। इनकी एक रचना आई थी चिदम्बरा, तो ये जरूर याद रखना आप, चिदम्बरा के लिए 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के बारे में, तो इनको 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी जो किताब थी उसका नाम क्या था? कितनी नावों में कितनी बार। और अगर बात करें महादेवी वर्मा के बारे में, तो महादेवी वर्मा को यामा, ये एग्ज़ाम में कई बार आता है, ये उनकी किस कृति पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा पर मिला था। कब मिला था? 1982 में मिला था, 1982 में मिला था। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? करंट अफेयर से जुड़ा हुआ लेकिन साहित्य से जुड़ा हुआ ही प्रश्न है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले सबसे पहले तो ये समझिए कि 2021 में ज्ञानपीठ पुरस्कार का 56वां एडिशन था। ठीक है, और ये दिया गया नीलमणि फुकन को। ये असमी भाषा के कवि हैं, यानी कि असमियन जो साहित्य है उसके लेखक हैं। और इसी के साथ साथ 2020 का यानी कि जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भी प्रदान किया गया था दामोदर मौजो को। दामोदर मौजो ये कोंकणी भाषा के साहित्यकार हैं। 2019 में ये जो पुरस्कार था मिला था अखितम अच्युतम नंबूदरी को, ये भी याद रखना आप, और ये मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। अमितोव घोष को 2018 का ज्ञानपीठ मिला था अंग्रेजी भाषा के लिए। तो 4 साल के जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं ये मैंने आपकी अपडेट करवाए और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं। सहज शब्द कैसा है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या फिर आगत है? तो दोस्तों याद रखना कि कुछ ऐसे विदेशी शब्द जो कि बाद में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगते हैं उन्हें हम कहते हैं आगत, मतलब आया हुआ। तो सहज जो है ये आगत है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह जो है उसका नाम बताना है आपको। माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले, कण मुस्काए, आलोक पर्व। तो चिंतामणि यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इनके अन्य निबंध जो हैं उसको भी याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो अन्य निबंध हैं उसमें एक निबंध है मित्रता, मित्रता, और एक निबंध और है उसका नाम है क्रोध, एक निबंध और है श्रद्धा और भक्ति। तो ये कुछ प्रमुख निबंध हैं। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं। क्षण बोले कण मुस्काए, अगर प्रश्न आया एग्जाम में कि इसके रचयिता कौन है तो याद रखिएगा कि क्षण बोले कण मुस्काए को लिखा गया है विष्णु प्रभाकर के द्वारा। ठीक है,
आलोक पर्व किसने लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सॉरी। आलोक पर्व को लिखा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। तो ये जरूर याद रखना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया? तो ये क्या होगा बताओ? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ठीक है, विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिए, महोर्मी का संधि विच्छेद आपको बताना है। महोर्मी, तो महोर्मी इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? महाधन ऊर्मी, ठीक है, महाधन ऊर्मी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। एग्जाम में भी आ सकता है कि महोर्मी में कौन सी संधि है? याद रखिएगा कि इसमें गुण संधि है। गुण संधि के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आ रहा है, महा आ रहा है, और फिर यहाँ पे क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है। तो आ और ऊ मिलकर क्या बन गए? ओ बन गए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर संधि विच्छेद के बाद जो पहला शब्द है वो खत्म हो रहा हो अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, और दूसरा जो शब्द है वो शुरू हो रहा है ई या बड़ी ई से, तो जो संधि विच्छेद होगा उसमें वो ए बन जाता है, ठीक है। और के अ पे खत्म हो, आ पे खत्म हो, दूसरा शब्द जो री से शुरू हो, जैसे कि ऋषि हो गया, तो ये महर्षि हो जाता है, कि अर शब्द का प्रयोग होने लगता है, तब यहाँ पर होते हैं गुण संधि। इसको आप याद रखिएगा। संधि के बारे में एक अलग वीडियो में से भी अपलोड करूंगा, तो आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें अनीय है, ठीक है, अनीय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोरों सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी शरत थई, बाण की वायु उड़ाए के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समर्थ थई। तो अब यहाँ पर देखो, इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस दिया गया है ये आपको बताना है। बोरों सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी शरत थई, बाण की वायु उड़ाए के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समर्थ थई। इन काव्य पंक्तियों में जो रस है वो आपको पहचानना है, और यहाँ पर रौद्र रस है, तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। और रौद्र रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? क्रोध, ठीक है, क्रोध। चराचरम जगत में कौन सा समास है? चराचरम, तो चराचरम का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? चर और अचर, ठीक है, चराचर हो गया। तो यहाँ पर बनेगा चर और अचर, मतलब क्या बन जाएगा? द्वंद्व समास बन जाएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है? जैसे माता पिता हो गया, माता और पिता, बीच में और शब्द का जब लोप होता है तो वहाँ पर होता है द्वंद्व समास, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी व्याख्या मैं यहाँ पर देना चाहूँगा, ध्यान से सुनिए। वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ थे। जो आचार्य वल्लभाचार्य थे उनके पुत्र थे गोस्वामी विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य का परिचय देता हूँ। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य, ठीक है, समझ गया। अब आप ध्यान से सुनो। 1965 में, 1965 में, 1565 में, ठीक है, 1565 में स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 अपने शिष्यों को लेकर अष्टछाप के कवियों को, मतलब इनकी स्थापना की थी। इसमें जो वल्लभाचार्य थे उनके 4 शिष्य थे, उनके नाम बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला नाम आएगा कुंभन दास, दूसरा नाम आता है सूरदास, तीसरा नाम आता है परमानंद दास का, और चौथा नाम आता है कृष्णदास का, कृष्णदास। और अगर बात करें हम गोस्वामी विट्ठलनाथ के बारे में, तो इनके जो 4 शिष्य थे क्रमशः उनके नाम हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो ये 8 कवि थे जिनको मिलाकर अष्टछाप के कवि की जो, मतलब इनका जो संघ था वो बनाया गया था। इसमें नाभादास का नाम आप नहीं देख रहे हैं, तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो अष्टछाप के जो कवि थे इनका जो ग्रुप बनाया गया था 1565 में बनाया गया था, याद रखना। इसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और उनके पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य थे। वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे उन्हीं में एक सूरदास भी थे, ये आपको याद रखना है। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण जो हैं ये किस काल के कवि हैं? तो याद रखिएगा रीतिकाल के कवि हैं। भूषण का जन्म कब हुआ था? 1613 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? एक तिकवापुरा पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है? कानपुर में, तिकवापुर। और भूषण
1715 तक रहे। ठीक है, 1715 तक। अब ये बताओ कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के दरबार में अर्जी लगाने के लिए एक पत्र लिखा था जिसको नाम दिया गया है विनय पत्रिका। इसकी भाषा जो है ब्रजभाषा है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। और यह एक गीति काव्य है, तुलसीदास ने इसको लिखा है। एक प्रश्न और आता है कई बार खासतौर से यूपीटीटी में और शिक्षक भर्ती में कि जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस, इसकी भाषा कौन सी है। तो याद रखिएगा कि ये ब्रजभाषा में नहीं है, ये अवधि में है। ठीक है, अवधि में। आगे बढ़ते हैं। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। ट वर्ग, तो देखिए फ्रेंड्स, जो ट वर्ग होता है उसमें मूर्धन्य होता है। ठीक है, ट ठ ड ढ अड़ में ये मूर्धन्य होता है। और अगर कंठ के बारे में बात करें तो कंठ जो होता है क से होता है, यानी इसकी आवाज़ क से निकलती है, क ख ग घ अंगा। तालव्य मतलब तालु से, इसमें च वर्ग होता है, च छ ज झ ञ। और दंत मैंने आपको बताया था, त वर्ग, त थ द ध न, तो इसमें क्या होता है, दंत। ठीक है, तो ये अलग अलग वर्ग हैं। इस पर भी एक वीडियो आएगा बहुत छोटा सा, देखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम में इससे कई प्रश्न बनते हैं। ये बताइए कि अंधेर नगरी के लेखक कौन है। अंधेर नगरी के लेखक हैं ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, याद रखना है इसको। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे। आदिकाल में वे कवि जो पहेलियाँ लिखते थे उनका नाम है, यहाँ पर देखो, जगनिक खुसरो, सरापा गोरखनाथ, तो ऑप्शन बी होगा अमीर खुसरो। इनका जो वास्तविक नाम था वो था अबुल हसन निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खड़ी बोली के आदि कवि भी किन्हें कहा जाता है, खुसरो को ही कहा जाता है आदि कवि। और हिंदी का जो प्रथम कवि कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, सरापा को कहा जाता है हिंदी का आदि कवि। और हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, हिंदी का जो प्रथम कवि है वो सरापा को कहा जाता है। खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं अमीर खुसरो, इसको आप याद रखना। ठीक है, सरापा जो है ये हिंदी के प्रथम कवि कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तेरी बरछी ने बरछीने, अब देखो यहाँ पर 2 बार बर शब्द का प्रयोग हुआ है। पहली बरछी का मतलब क्या हो गया, एक हथियार से होता है। दूसरा बर का मतलब यहाँ पर पति से हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर यमक अलंकार है। जब एक शब्द बार बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन होगा, हिंदी प्रदीप पत्रिका संपादित किया है किसने। हिंदी प्रदीप, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर देखिए जो विकल्प हैं उनमें से आपको उत्तर चुनना है। देखिए फ्रेंड्स, ये पत्रिका जो है प्रकाशित होती थी 1877 में, और इसका संपादन क्या करते थे, कौन, बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम था, बालकृष्ण भट्ट। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन, सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधनी नामक पत्रिका का संपादन किया था। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए, बताइए कि कौन सा शब्द तद्भव है। आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर आपको जरूर लिखना चाहिए। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको लगातार मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, जिस भी यूपीटीटी या फिर शिक्षक भर्ती ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर हैं, तो शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ग्रेट डे। जय हिंद। और हाँ दोस्तों, आप सभी की परीक्षा के लिए मंगलमय शुभकामनाएं।